रहस्यों और साजिशों की दुनिया, जहां रहम की कोई जगह कोई गुंजाइश नहीं, जहां मकसद पूरा करना ही जिंदगी की गारंटी होती है और जहां आदेश ना मानने का मतलब होता है मौत। जी हां, ये स्पाई लोग हैं, यहां जासूस बनाए जाते हैं। दुनिया की हर बड़ी एजेंसी मुखबिरों की सेना तैयार करती है, जो खतरनाक भी होते हैं और चालाक भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय एजेंसियों ने बहुत से जासूस पकड़े हैं, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम भी है। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक सामान्य सी ब्लॉगर गद्दारी पर उतर आती है? कौन बनाता है जासूस और कैसे चलता है इनका नेटवर्क? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो बड़ी खबर आ रही है उससे आपको करा दें वाकिफ। ज्योति मल्होत्रा पर जांच एजेंसियों को मिले हैं सुराग। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी ज्योति कर रही थी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश। ये नई जानकारी सामने आई इस मामले में। बांग्लादेश जाने की तैयारी में थी ज्योति। बांग्लादेश हाई कमीशन में ज्योति ने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, यानी पाकिस्तान तो वो कई बार जा ही चुकी थी, अब बांग्लादेश जाने की भी तैयारी में थी। जी हां, तो स्पाई फैक्ट्री के कई अहम राज आज इसी शो में, इसी कार्यक्रम के दौरान खुलने जा रहे हैं और ज्योति के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक बोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। विक्रम सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी जैसे सूबे के डीजीपी रह चुके हैं। एनके सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व रॉ ऑफिसर, जिनका रॉ में सर्व करने का दशकों का अनुभव रहा है। संजय देसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अहम खबर आपको बता दें, ज्योति मल्होत्रा केस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई के बड़े मॉड्यूल की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तकनीक का इस्तेमाल कर जासूसी नेटवर्क चलाया जा रहा था। आईएसआई ने इस मॉड्यूल में सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोगों को शामिल किया था, यानी इन्फ्लुएंसर्स निशाने पर हैं आईएसआई के, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी के। ज्योति ने दानिश के बारे में भी झूठ बोला, यह भी पता चला। तो देखिए, ज्योति मल्होत्रा के बारे में कई बड़ी और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आपको बताते हैं क्या है वो जानकारियां। फोरेंसिक जांच से खुले जासूसी के राज। जी हां, लैपटॉप मोबाइल फोन की जांच में जानकारियां मिली हैं। पठानकोट, नाथुला, अरुणाचल बॉर्डर के वीडियो मिले हैं ज्योति मल्होत्रा के पास से। बीएसएफ मूवमेंट, रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी जोन के भी वीडियो पाए गए। एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से लगातार ज्योति मल्होत्रा की बातचीत होती थी, यह भी पता चला है। दिल्ली में पाक एम्बेसी के कई नंबर से लगातार ज्योति बात करती थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश के साथ उसकी चैट भी मिली है। पाकिस्तान के कई फेक प्रोफाइल से ग्रुप चैट्स का डेटा भी बरामद हुआ है। डिलीट किए गए वीडियो क्लाउड स्टोरेज से रिकवर करने की कोशिश भी की गई है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक बोरा साहब, शुरुआत आपसे कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ज्योति मल्होत्रा का जो बड़ा कनेक्शन, सबसे बड़ा कनेक्शन सामने आया है अभी तक, आगे हो सकता है और भी मिले, लेकिन जो अभी कनेक्शन सामने आया है वो पाक हाई कमीशन के एक ऑफिसर दानिश के बारे में जो जानकारियां सामने आई उसे आप कैसे देखते हैं? क्या हाई कमीशन में मौजूद एक ऑफिसर से नजदीकियां बढ़ाकर इतना कुछ किया जा सकता है जिसके बारे में शक है? अभी तो तफ्तीश होगी, उसके बाद कई अहम जानकारियां सामने आएंगी, लेकिन क्या यह मुमकिन है दानिश के साथ क्लोजनेस और फिर ज्योति का इस तरह से जासूसी नेटवर्क में शामिल हो जाना, आईएसआई के लिए काम शुरू कर देना? बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। आपके साथ इतने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा, लेकिन वो आपको बताएंगे। मैंने अपने तजुर्बे में जो देखा है जी, पहले तो ये जो लड़की है ये हरियाणा से है, हिसार से। वो एक बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जिस तबके से आती है, अपर मिडिल क्लास है, नॉर्मल फैमिली है। वो अपनी बेटियों को इस तरह से चीजें करने नहीं देती। हो सकता है क्योंकि बहुत पॉपुलर थी, पैसे आ रहे थे खूब, तो इसके फैमिली वाले भी बड़े खुश हो गए, हाँ जी हमारी बेटी पैसे कमा रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेरा नहीं मानना कि ये एक यूट्यूबर से जासूस बनी। मेरा मानना है कि ये जासूस थी और यूट्यूब की आड़ में अपना काम कर रही थी। तीसरी चीज, जब अपने करियर में भी कुछ मैंने चीजें की हैं जो जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, लेकिन इसको जो हम कहते हैं हनी ट्रैपिंग, ये तो रिवर्स हनी ट्रैप है। हमारे विदेश मंत्रालय में भी एक औरत होती थी, इस्लामाबाद में पोस्टेड थी, उसको भी पकड़ा गया था। उस महिला की उम्र शायद 55 साल की थी और जिस लड़के के साथ इश्क हो गया वो 30 साल का था। वहां पे उसको वापस बुलाया, केस चला, कुछ देर की सजा हुई, फिर उसकी मृत्यु हो गई उस औरत की। तो सर इस तरह से जो इसका तो रिवर्स हनी ट्रैप हुआ है कि नौजवान छोकरे ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की को फंसा लिया, उसकी फ्रस्ट्रेशन है। फाइनली मैं इतना कहूंगा सर कि जब इनको इन्विटेशन आता था पाकिस्तान हाई कमीशन में जाने के लिए, इफ्तार डिनर पे, इस पे उस पे, उसी वक्त हमको पता लग गया था कि ये ऑल इज नॉट वेल। और फिर लोग मुझसे पूछे कि आपने एकदम से क्यों नहीं इसके ऊपर दबोचा, एकदम से व्हाई डिड यू अरेस्ट? जी हम लोग हमारे आरडब्ल्यू का ऑफिसर बताएंगे, हम लोग पहले इसको फॉलो करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, हम इसकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं ताकि पूरा नेटवर्क हमारे सामने आ जाए जो अब हमारे सामने आ रहा है। और इसको यही कहूंगा, अगर ये हमारी बात कभी इस तक पहुंच जाती है, इसका नाम क्या था, ट्रैवल विद जो, वो बनाती थी ना ये वीडियोस। तो ट्रैवल विद जो, अब जेल में बैठ के रो और तुझे पता लगेगा मेरा मसला 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा में, आई रिपीट, मोर देन 100 हैव ए मैंडेटरी डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट इस तरह के देशद्रोह के साथ। आई होप शी गेट्स दिस। बिल्कुल, एनके सूद सर हमारे साथ मौजूद हैं। बोरा साहब आपने बहुत डिटेल में बताया, लेकिन सूद साहब की खासियत मैं आपको बता दूं। 1968 में रॉ का गठन हुआ और 1972 में सूद साहब ने रॉ को ज्वाइन किया और 2010 तक रॉ में सर्व किया। सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूद साहब, अब ज्योति मल्होत्रा की कहानी जैसे जैसे बाहर आ रही है, वैसे वैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। हर किसी के जहन में सवाल ये है कि भाई एक ब्लॉगर के जरिए जो अपना YouTube चैनल चला रही है, ब्लॉगिंग करती है, वीडियोस पोस्ट करती है, उसके जरिए भला पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है? वो कौन सी हमारी खुफिया जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचा सकती है? क्यों उसका चुनाव किया गया? आपको क्या लगता है? नॉर्मली क्या होता है कि जो एजेंट बनाए जाते हैं उनका एक पर्पस होता है कि वहां पे डिफेंस की इंफॉर्मेशन लेना, कोई पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन लेना। तो नॉर्मली इस तरीके से काम किया जाता है, या कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन ज्योति को स्पेशली चुना गया, बहुत से और भी रीजन थे, इसको चुना गया ताकि जो इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान टारगेट कर सकता है, जैसे हमारे टेंपल हो और जिस तरीके से हमारे पहलगाम के अंदर अटैक किया, उसी के चक्कर में, उसी के इशू में इसको यूज किया गया। देखिए, ज्योति को बहुत से मंदिरों में भेजा गया वीडियो बनाने के लिए, और पाकिस्तान उसका एक इंटेंशन है हमारे मंदिरों को टारगेट करना, हमारे मंदिरों पे अटैक करना। ये उनका हमेशा से एक एजेंडा रहा है शुरू से भी। जब 1965 का वार हुआ था तो पाकिस्तान की नेवी सोमनाथ टेंपल पे बम्बार्डमेंट करके गई थी, लेकिन टेंपल को डैमेज नहीं हुआ। तभी से सोच लिया था कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। और आप देखिए, जब यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु चल रहा था तो पाकिस्तान क्या कर रहा था, गोल्डन टेंपल पे अटैक करना, यानी कि हमारे मंदिरों पे अटैक करना या हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक करना। जब भी यहाँ से फॉरेन से इन्वेडर्स आते थे तो क्या करते थे, मंदिर तोड़ते थे। सोमनाथ टेंपल भी तोड़ा गया, बाकी टेंपल भी तोड़े गए, सब टेंपल पे कब्जा किया गया। और ये एक इनका एजेंडा है जो पाकिस्तान आज भी फॉलो करता है। और ज्योति को ये भी मेन पर्पस है। दूसरी और बात है कि ज्योति को जहाँ भी भेज सकते थे, एक्चुअली पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने एजेंट को ऐसे एक्सपोज करता है कि पकड़े जाते हैं। जैसे ज्योति को लेकर पाकिस्तान के अंदर 5 साल में ठहरा दिया। देखिए, ज्योति का जो बैकग्राउंड है, इसके फादर कारपेंटर है और इसकी माँ और फादर के डिफरेंसेस है, दोनों अलग रहते हैं। बच्चे अपने फादर के साथ रहते हैं,
लेकिन ज्योति को पाकिस्तान ने कल्टीवेट किया इसी पर्पस के लिए। और दूसरी बात एक और बता दूं कि ज्योति की शादी हो चुकी है और शादी हुई है इस जो दानिश के साथ और पाकिस्तान हाई कमीशन में हुई है और उसकी वाइफ ने भी इसको एडमिट शादी हो चुकी है दानिश के साथ। जी, जो मेरे अभी पास तक ऐसी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आई आ नहीं, जाएगी, कोई पुष्टि हुई नहीं। बहुत जल्दी आ जाएगी। इस्लाम भी कन्वर्ट कर लिया, इस्लाम में को एक्सेप्ट कर लिया। इनकी वो दानिश की वाइफ ने कहा, उसके सामने उसके हस्बैंड ने कहा कि 4 शादियां की जा सकती हैं इस्लाम के अंदर, इसकी भी शादी कर ली, लेकिन उसने कहा अपना नाम मत चेंज करना। अब जब ज्योति फॉरेन जाती थी तो 5 स्टार होटल में ठहरती थी। जितनी भी उनकी फॉरेन की विजिट थी वो सारी की सारी फाइनेंस की जाती थी पाकिस्तान के ICC के द्वारा। यानी आप कुल मिलाकर सूद साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुमकिन है रेकी के पर्पस के लिए ज्योति को अपॉइंट किया गया ISI की तरफ से, इसकी संभावना, इसका शक आपको ज्यादा लगता है? बिल्कुल। एक और पर्पस बताऊं मैं। हाँ, ज्योति स्पेशली क्यों गई नेपाल के अंदर? नेपाल के अंदर ISI का हब है, वहां से फेक करेंसी इंडिया के अंदर भेजी जाती थी बहुत बार, और इंडिया ने उस टाइम पे नेपाल के अंदर 500 रुपए का नोट बंद कर दिए थे इस पर्पस के लिए। तो बेसिकली ज्योति का पर्पस था नेपाल भेजने का कि नेपाल के अंदर भी कुछ दूसरे काम कर सके। देखिए जितने भी इंडिया के टेररिस्ट अटैक हुए, आप ICC 4 लगा लीजिएगा, वो भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था। आप पार्लियामेंट का अटैक लगा लीजिएगा, वो भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि वहां से फ्री मूवमेंट होती है और पाकिस्तान उस पे काम करता है, पाकिस्तान को एजेंडा मिल जाता है, वहां से इंडिया इनकी फ्री। ठीक है, बिल्कुल। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और दानिश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, वीडियोस भी जो ज्योति ने खुद पोस्ट किए थे अपने ब्लॉग में, वहां से फेक करेंसी इंडिया के अंदर भेजी जाती थी बहुत बार, और इंडिया ने उस टाइम पे नेपाल के अंदर 500 रुपए के नोट बंद कर दिए थे इस पर्पस के लिए। तो बेसिकली ज्योति का पर्पस था नेपाल भेजने का कि नेपाल के अंदर भी कुछ दूसरे काम कर सके। देखिए जितने भी इंडिया के टेररिस्ट अटैक हुए, आप ICC 814 लगा लीजिएगा, वो भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था। आप पार्लियामेंट का अटैक लगा लीजिएगा, वो भी नेपाल से ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि वहां से फ्री मूवमेंट होती है और पाकिस्तान उस पर काम करता है, पाकिस्तान को एजेंडा मिल जाता है, वहां से इंडिया इनकी फ्री। ठीक है, बिल्कुल। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और दानिश जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें, वीडियोस भी जो ज्योति ने खुद पोस्ट किए थे अपने व्लॉग में, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दानिश है, पाक हाई कमीशन का वो ऑफिसर जिससे ज्योति की दोस्ती थी। इसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया भारत सरकार की तरफ से और ज्योति मेहरोत्रा अरेस्ट की जा चुकी है और कई राज अब उससे पूछताछ में फाश होते नजर आ रहे हैं। यही है वो दानिश जिसका सूद साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे। और देखिए एक और अहम जानकारी आपको दे दें, ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जब उसको पुलिस उसके घर लेकर गई थी, वहां उसने एक डायरी में एक नोट लिखा हुआ था, वो नोट भी सामने आया है। ज्योति की गिरफ्तारी के वक्त का नोट सामने आया। डायरी में ज्योति ने लिखा था, सविता को कहना फ्रूट्स ला दे। ज्योति ने लिखा, घर का ख्याल रखें, जल्दी आ जाऊंगी। सविता को कहना फ्रूट्स ला दें। अब इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी और कहीं किसी तरह के कोड वर्ड में कोई बात कहने की कोशिश तो नहीं की गई। तो अब यह जाहिर है जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है। और आपको यह बता दें कि ज्योति ही नहीं, किन किन पर है गद्दारी का आरोप। एक लंबी फहरिस्त सामने आई है। ज्योति मेहरोत्रा का जिक्र हो रहा है जो कि हिसार की रहने वाली है। पाकिस्तान और पहलगाम कनेक्शन की जांच की जा रही है ज्योति के बारे में, क्योंकि पता यह चला है कि वो पहलगाम भी गई थी। अब किस मकसद से गई थी, यह जांच का विषय। दूसरा शख्स जिसकी तस्वीर आपके सामने है, तारीफ, इसका नाम है नू का, ये रहने वाला है। सिरसा एयरबेस की जानकारी इससे मांगी गई थी, ये अभी तक की जांच में पता चला है। अब तीसरा शख्स जो है उसका नाम है अरमान, ये देखिए इसकी तस्वीर भी आपके सामने आ गई, ये भी नू का ही रहने वाला है। व्हाट्सएप से गोपनीय जानकारियां भेजने का इसके ऊपर आरोप है। आगे बढ़ते हैं। गजाला मलेरकोटला की ये रहने वाली है और ज्योति मेहरोत्रा के बाद इसे आरोपी नंबर 2 बनाया गया है, नाम है इसका गजाला। तो एक लंबी फहरिस्त है। वो जासूस जो कि अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। राकिब बठिंडा का रहने वाला है, ISI को गोपनीय जानकारियां भेजने का इसके ऊपर भी आरोप है। एक और नाम सामने आया है कैथल का, देवेंद्र सिंह, ये तस्वीर है उसकी। करतारपुर में पाक इंटेलिजेंस से जुड़ने का इसके ऊपर आरोप है, ISI से जुड़ने का आरोप है। इसके अलावा एक और लड़की प्रियंका सेनापति पुरी, ज्योति मेहरोत्रा और पाकिस्तान लिंक पर इससे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक लंबी फहरिस्त देखिए सामने आ गई है। पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है और अब देश में मौजूद जो जासूस हैं उनके खिलाफ एक एक करके कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यूपी के DGP रह चुके हैं। सिंह साहब, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा और उस अनुभव के आधार पर, बल्कि मैं सीधे आपसे पूछता हूं कि आप जब सर्व कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में तो उस वक्त तो तमाम ऐसे जासूस भी जांच की जद में आए होंगे जो ISI के लिए काम करते हुए पकड़े गए होंगे। क्या जानकारियां, किस तरह की जानकारियां उनके पास से आप लोगों को मिली और उसके बिना पर आज कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल बताना चाहूंगा देश के लिए और आप सभी के लिए। विद्वान पैनलिस्ट एम्बेसडर दीपक वोरा सर, सूद सर, जनरल कुलकर्णी सर अभी हमारा ज्ञानार्जन करेंगे और देशवाल जी भी। मैं ये बताना चाहूंगा जी, इनकी जो जहन की तरबियत और वायरिंग होती है वो एक महीनों और वर्षों के बाद एजेंट तैयार होता है।
फिर इनको टास्क दिया जाता है, क्या आप सीआरपीएफ, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, क्या आप सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के ऊपर हमला करेंगे? कुछ लोग बैकआउट, कुछ कहते हैं हाँ हम करेंगे, वो करते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, और फिर यूपी पुलिस के एटीएस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाते हैं। इंट्रोगेशन होता है, पहले 3 दिन कहते हैं कि आप बोटी बोटी काट दीजिए, हम एक लफ्ज नहीं निकालेंगे। हमने कहा पहले रुक जाओ, ठहर जाओ जरा, तुम्हारे अंदर का जब नशा उतर जाएगा तब हम बात करेंगे तुमसे। 72 घंटे बीतते हैं तो फिर वो दुम हिला करके लार टपकाते हुए कहते हैं अंकिल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो अंकिल जी जब पूछते हैं तो बिल्कुल ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग साइकोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, नार्को एनालिसिस करते हैं। और आजकल तो सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही इतने सारे हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता। छूने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन इनकी ट्रेनिंग देखिए, जैसे हमने कहा कि हम तुम्हारे आका से तुम्हारी बात कराना चाहेंगे। अच्छा, उनका लीजिए साहब नंबर लीजिए, कम मेजर इकबाल नंबर लीजिए, मिला दीजिए। मुझे मालूम था कि कोई मतलब आप ये रियल इंसिडेंट बता रहे हैं हमें जी, जी, कि जी। आईएसआई का एक जासूस पकड़ा गया और उससे इंटरोगेशन में क्या क्या हुआ। जी जी। उसके बाद उनका मेजर इकबाल, वालेकुम सलाम सर, आप सब खैरियत से हैं? उनका लगता है तुम मामू के यहाँ पहुंच गए हो, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। वो समझ गए कि वो जो है कस्टडी में है पुलिस के, क्या लगता है तुम मामू के यहाँ पहुंच गए हो, अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद बात आती है कैसे आप उनसे, वो फिर भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही आप पेशेंट इंट्रोगेशन एक कला भी है, विज्ञान भी है। जब आप पूछते हैं तो परत दर परत तरीके के उनके पैम्फलेट्स भी आईएसआई के हमारे हाथ लगे। उन पैम्फलेट्स का एक मुझे वाक्य याद आ रहा है, लोगों से गुफ्तगू करो, गुफ्तगू करने से और गौर से देखने में बड़ी मालूमात हासिल हो जाती हैं। अ प्रोफाउंड सेंटेंस कि कुछ न करो, सिर्फ बातचीत करो, गुफ्तगू करो। और उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो नज़ारे हैं, इसीलिए आपने जो इन्फ्लुएंस को देखा, भाई ये तो सबको मालूम है, लेकिन जो सड़क का तरीका, उसका मटेरियल, सड़क में आमोदरफ्त, वो तमाम चीज़ें इनकी मेमोरी फाइल्स में आईएसआई पाकिस्तान की जाती हैं। अब 2 तरह के इंट्रोगेटर्स होते हैं, एक मेरी तरह के होते हैं जिसको जा कहते हैं कि तुम कितने भी कड़े क्यों ना हो, मैं तुमसे उगलवा तो लूंगा। और हमसे भी ज़्यादा कामयाब वो होते हैं, जनरल कुलकर्णी देशवाल साहब से बड़ी मुलायमियत के साथ बिरयानी पेश करके और तुमकी पूरी तरह, वो भी ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा कामयाब हो। लेकिन मकसद है इन्फॉर्मेशन निकालना। कैसे आप निकालते हैं ये आपकी सलाहियत है, और निकाल तो हम लेते हैं, चाहे ब्लो हॉट करके या ब्लो कोल्ड करके या दोनों इस्तेमाल करके, चाहे होम्योपैथिक इलाज हो या बाईपास हो, या दोनों इलाज तो माकूल हो ही जाता है। और ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग हुई है, अब तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं। बस इतने से मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और आगे हम आपसे ये और जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े जो जासूस पकड़े गए हैं उनसे कैसे राज उगलवाए गए और कैसे उनका कच्चा चिट्ठा खोला गया। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, आप किस तरह से देखेंगे अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है? एक पल को तो देख के लगता है कि भाई ये नॉर्मल ब्लॉगर है, जगह जगह जाती है, व्लॉग्स बनाती है और अपने वीडियोस शेयर करती है, उन्हें यूट्यूब पर डालती है, जिससे उसे कुछ कमाई भी होती है। एक ऐसे शख्स को टारगेट करना आईएसआई की तरफ से, ये कितना आपको मुमकिन नजर आता है? और अगर ज्योति मेहरोत्रा वाकई आईएसआई के लिए काम कर रही थी, जासूस बन गई थी, तो उससे क्या फायदा हो रहा होगा आईएसआई को? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब वेरी इम्पॉर्टेंट पैनलिस्ट, बहुत जिनके सेवा इस पूरी फील्ड में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे पुराना काम है। जितना पुराना सोल्जरिंग है उतना ही पुराना स्पाइंग है। और ये कार्रवाई जो होती है, हर एक के आँख और कान, जब तक वो कहते हैं ना, इफ़ यू नो द एनिमी एंड यू नो योरसेल्फ इन 100 बैटल्स विल नेवर लूज, तो ये काम है। आईएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खास मकसद शुरुआत से ही रहा है 1947 से लगातार। जब आज़ादी मिली, आपको आश्चर्य होगा, पूरा मिलिट्री इंटेलिजेंस के में सिर्फ एक टेबल और चेयर रह गया था, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के चले गए। याया खान 1948 में ही आईएसआई का गठन हो गया था। 1947 से याया खान वो G3 विद अपना G2 विद फील्ड मार्शल मानेकशॉ। उस वक्त जब बंटवारा हुआ फौज का, तो जितने लोग उधर जाने थे वो चले गए। अधिकतर 99.9% इन पाकिस्तान में ऑल मुस्लिम ऑफिसर्स एंड मैन। अपने यहाँ पे काफ़ी मुसलमान ऑफिसर्स रहे, अपने पास मैन रहे, पर पाकिस्तान में वो चले गए। बिल्कुल। उसके बाद से जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स,
ये जो शुरुआत है, अब इसमें सब तरह के हम लोग को जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री, सब तरह के अंदाज, क्योंकि अब पता चलता है कि ये जैसे ये लड़की है ज्योति मल्होत्रा, शी जस्ट वन, शी इज अ फैसिलिटेटर। बाकी जो मास्टरमाइंड है वो पीछे है, वो मास्टरमाइंड इन फैसिलिटेटर से कहा। अब ये जो यूट्यूब है, ट्रैवल्स का बनाती है, ये बहुत आसान है इसको, बिकॉज शी गोज एवरीवेयर, सब जगह घूमती है, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इधर है उधर है, शी कीप क्लिकिंग फोटोग्राफ। इनको सबको, सबका जो हिसाब किताब है वो पैसे के ऊपर है। पैसे का खेल है ये, और कौन कितना खाना चाहता है, कौन सब बिकाऊ हैं ये सारे के सारे पैसे के उसको। बिल्कुल, लेकिन वाकई ताज्जुब है, पैसों के लालच में क्या कोई कदर भी गिर सकता है? क्या देश के साथ गद्दारी की जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो हर किसी के जहन में यही है। पाकिस्तान से लौटकर ज्योति ने लिखा अपना अनुभव। एक और अहम खबर, एक और नई जानकारी इस केस में सामने आई है, वो अब आपको बता रहे हैं। अपनी डायरी में ज्योति ने लिखा पाकिस्तान का अनुभव। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो डायरी के पन्ने मौजूद हैं। ज्योति ने पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान के बारे में जितना कहो उतना कम, क्रेजी एंड कलरफुल, ये कहा गया ज्योति की तरफ से। ज्योति की डायरी में किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जमकर तारीफ की है ज्योति ने अपनी डायरी में। ज्योति जब पाकिस्तान गई तो वो मरियम नवाज से भी मिली। मरियम टारगेट है पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यही युवा हैं जो हर जगह यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर के नाम पर कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो बना सकते हैं, और उन्हीं वीडियो की आड़ के अंदर ये सेंसिटिव एरिया की वीडियो बनाते हैं और पैसे की लालच में देशद्रोह करते हैं। ये कोई जासूस नहीं है, ये देशद्रोही हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे युवाओं के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली और नस्लें और युवा आगे बढ़ेंगे और युवा यूज होंगे। पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार के अंदर आने वाले दिनों में इन्हीं युवाओं को यूज करेगा, क्योंकि युवा इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं। इनके व्यूअर्स होते हैं, ये नैरेटिव सेट कर देते हैं। जब ये नैरेटिव सेट करते हैं तो देश के अंदर सोच लोगों की बदलती है। आप सोचिए इनके कौन युवा करते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो सब के सब युवा हैं। अब युवा इस देश के अंदर अगर उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाए, देश के बारे में नैरेटिव नहीं, लेकिन युवा जो है निशाना क्यों बन रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना देशवाल साहब। युवा निशाना किस लिए बन रहे हैं? सिर्फ पैसों के लालच में? पैसे का लालच हो सकता है, व्यूवर्स का लालच हो सकता है, यूट्यूब में जाके ज्यादा से ज्यादा व्यू बनाने हो, पैसे का फाइनेंस। देखिए निमन, मैंने आपको कहा ना कि बहुत लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं। अब लोअर मिडिल क्लास से आने वाले को तीन चीजें चाहिए। उसका यूट्यूब चैनल दुनिया में पहचाना जाए, उसके लिए उसको व्यूज चाहिए। व्यूज कौन दिलाएगा? अगर पाकिस्तान उसको ट्रैप कर रहा है तो पाकिस्तान कहेगा हम आपको अपने आवाम से 3-4-5 लाख को व्यूज लाएंगे। अब व्यूज जब बढ़ते हैं तो किसी को ये नहीं पता व्यूवर्स कौन है, पाकिस्तान के, अमेरिका के, इंडिया के, कहां के हैं, किसी को पता नहीं, लेकिन व्यूवर्स के नंबर दिख रहे हैं, जैसे 3,80,000 के व्यूवर्स दिख रहे थे। नंबर 2 फाइनेंस। फाइनेंस सपोर्ट जब किसी को गरीब को मिलेगा तो वो अगर देश को बेच रहा है, ये उसकी अपनी सोच है, उसकी घटिया सोच है कि देश को बेच रहा है छोटे से पैसे के लालच के लिए। अगर आप ज्योति मल्होत्रा को देखें तो ज्योति मल्होत्रा एक निम्न परिवार से आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो कितनी लवाइश लाइफ को जीती है, कितने स्टाइल से जीती है, 5 होटल में जीती है, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस यूट्यूब की कमाई से नहीं मैच होते हैं। उनको इतना समझ में नहीं आता है कितनी आसानी से वो स्पाई है। वो स्पाई कहां से है जिसको ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शन 2 मिनट कर सकती है। वो दानिश के पास जा रही है, दानिश फोटो खिंचा रही है, उसको यूट्यूब पे डाल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर कवर है कि मैं तो यूट्यूबर हूं, देखिए मैं तो हर जगह जा रही हूं। और उसी आर के अंदर सेंसिटिव एरिया की इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव एरिया क्या है? सेंसिटिव एरिया वो है जहां पे आर्मी डिपोर्ट हुई है, आर्मी का एग्जिट कहां है, एंट्री कहां है, एरिया की बात निकल कर सामने आ जा रही है कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, आईएसआई ने इस्तेमाल किया। अभी तक जो जानकारियां सामने आई है, देखिए सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। तमाम सबूत जो हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे, ये अदालत का काम है। लेकिन अभी तक की जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बिना पर ये बातें कही जा रही हैं। ज्योति की तरह आपको बता दें, एक और मामला सुर्खियों में आया था, उसकी जानकारी भी आपको जल्दी से दे देते हैं। माधुरी गुप्ता जासूसी कांड। जी हां, भारतीय विदेश सेवा की ग्रेड बी ऑफिसर। 2007-2008 में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में इनकी तैनाती थी। 2009 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को माधुरी गुप्ता पर शक हुआ। माधुरी गुप्ता के पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट से संबंध थे। कई संवेदनशील जानकारियां माधुरी गुप्ता ने पाकिस्तान के साथ साझा की। ईमेल के जरिए आईएसआई अधिकारियों से उनका संपर्क था, यह पता चला। अप्रैल 2010 में उन्हें दिल्ली उससे क्या होता है, तमाम ग्राउंड इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से तमाम साधनों से हमें जानकारी मिलती है कि उसके कॉन्टैक्ट्स, जरिया आमदनी, जरिया मार्च और तमाम चीजें उसके कॉन्टैक्ट्स आदि हम पता लगाते हैं। उसको जैसे मैन ईटिंग टाइगर होता है, शिकार को पहले 15 बार देखता है तब 16वीं बार अटैक करता है, वही काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है। खूब सर्वेलेंस के बाद जब इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस आ जाता है हाथ में, तब हम उसको कहते हैं। जो एजेंसी पूछ रही है प्रमाण तो आपने दिया ही नहीं, तो प्रमाण अगर होगा पहली चीज आपको तो नहीं देंगे। ये पूछना ही सवाल ही इमोरल सवाल है कि जो प्रमाण था वो आपने बताया, आपको क्यों बताया? राइट टू नो और नीड टू नो बेसिस के ऊपर जो अधिकृत कोर्ट है इंटेलिजेंस एजेंसी उन्हीं को बताया जाएगा। और रही बात इसकी, आप मान के चलिए अभी तो पहली पायदान पे है। जब अगला इंट्रोगेशन हुआ, डायरी आपने दिखाई, तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम सब लोग जानते हैं प्रिवी हैं, लेकिन उसका डिस्क्लोजर नहीं हो सकता है। इस लड़की ने अपने आप को, कुल और वंश को मटिया मेट कर दिया। इतना अकाट साक्ष्य है, और अभी तो पहली परत प्याज की उतरी है। जब परत दर परत उतरेगी तब आप देखिएगा, जैसे दीपक वोरा सर ने कहा, आजीवन कारावास तो मिनिमम उसके है। इसने तो सत्यानाश कर दिया अपना और अपने परिवार। यानी कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि ये तमाम, और सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, और भी बाकी जो जासूसी के आरोप में लोग पकड़े गए हैं उनमें, यानी रिश्ते को और ज्यादा इमोशनल बनाने की कोशिश की जाती है। फिर आता है
तीसरा चरण ब्लैकमेलिंग का। निजी चैट्स, तस्वीर या वीडियो मिलने के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। दबाव डालना शुरू हो जाता है कि गोपनीय जानकारियां आप उन्हें मुहैया करा दें। गोपनीय जानकारियां ना देने पर निजी बातें सार्वजनिक करने की धमकी दी